आप सभी का स्वागत है सतीश सर के वीडियोज़ में। मैं हूं सतीश सर और अभी मैंने जो सीरीज़ शुरू करी है वो है 8th क्लास का। एक्चुअली वो है तो मैं बुक का यूज़ कर रहा हूं बिहार बोर्ड का, लेकिन वो आप किसी भी बोर्ड में उसका यूज़ कर सकते हैं, वो NCERT की बुक हो या दूसरे भी स्टेट बोर्ड्स की बुक हो। चूँकि जो टॉपिक होता है वो सब में लगभग वही होता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट हों, बट आपको अगर सीखना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम प्रश्नावली 8.1 देखेंगे, ठीक है। 8.3 में क्या है कि आपको मेनली सीखना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इसमें पहले कुछ प्रश्न कुछ डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है। वो है सेल टैक्स से रिलेटेड, वैट से रिलेटेड और डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड। लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है 4th नंबर का क्वेश्चन, वहाँ से फिर इंटरेस्ट चैप्टर शुरू होता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर को 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कहता है कि सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये में खरीदा, ठीक है। उसने सेल टैक्स यानी कि बिक्री करके 6% अतिरिक्त उसे देना पड़ा, यानी कि 4500 रुपये उसने कोट खरीदा और सेल टैक्स के रूप में 6% और लगा उसको, ठीक है। तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितना रुपया लगाया। आप अगर नहीं होगा बुक आपको तो आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 8.3 है, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये में खरीदा, यानी कि कोट का क्रय मूल्य बराबर 4500 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 4500 रुपये। सेल टैक्स कितना लगा उसको? 6%। तो सेल टैक्स की राशि कितनी हो जाएगी? सेल टैक्स की राशि मतलब क्या? ये 6% में है, ये हम इसको राशि में निकालें कि कितना इसका वैल्यू है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4500 का 6%, यानी कि 4500 गुने 6/100। 6% को हम क्या लिख सकते हैं? 6/100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। 45 छक्का 6 पंचे 30 के शून्य, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 270 रुपया। यानी कि कुल दे राशि जो उसने दुकानदार को दिया वो हुआ 4500 प्लस 270, यानी कि 4770 रुपया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा जो प्रश्न है आपका कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। यानी कि अच्छा, टैक्स कौन लेता है? दुकानदार लेता है, ठीक है। तो वैसे गवर्नमेंट लेती है, लेकिन आपसे कौन लेता है? ठीक है, वो दुकानदार लेता है। और उसने क्या किया? गवर्नमेंट को 4500 रुपया टैक्स के रूप में जमा किया। सोचिए, टैक्स ही जमा किया उसने 4500, और टैक्स की जो दर थी, वैट की जो दर थी वो 4% थी, ठीक है। इसका मतलब उसने कितने का सामान बेचा था, यानी कि टैक्स है 4500 रुपये का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। टैक्स की कुल राशि इज इक्वल टू 4500 रुपया, तथा टैक्स की दर कितनी है? दर बराबर है 4%। अब चूंकि हमें निकालना है कि उसने कितने का सामान बेचा था, ठीक है। तो लिख सकते हैं माना कि कुल विक्रय मूल्य, यानी कुल का उसने बिक्री किया था वो 100 रुपया था, 100 रुपया। तो प्रश्न से बीजगणित पर हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न से x यानी कि कुल बिक्री का 4% की वैल्यू कितनी है? 4500 है। फिर से समझिए,
कि एक दुकानदार 4500 रुपया गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करता है सिर्फ, यानी वैट जमा करता है। टैक्स के ऊपर यहाँ पर वैट भी कर सकते हैं आप, वैट दिया हुआ है इसमें, यानी वैट जमा करता है कितना 4500 रुपया। और चूंकि जो वैट की दर है वो 4% है, यानी कि 100 रुपया का सामान बेचता है तो 4 रुपया उसको जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। तो चूंकि उसने 3 महीने में 4500 रुपया टैक्स जमा किया, 4500 रुपया यदि टैक्स जमा किया, इसका मतलब उसने बेचा कितने में था यही निकालना। तो चूंकि हमें ज्ञात नहीं है तो अज्ञात के लिए हमने मान लिया कि माना कि कुल उसका जो बिक्री हुआ था वो 100 रुपया का था। तो प्रश्न से x का ही तो 4% 4500 है, क्यों, x टोटल बिक्री है उसी का 4% क्या हुआ 4500 जो कि वैट है। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, x का के जगह पर गुना दीजिए, 4% के बदले 4/100 दीजिए बराबर 4500। इसलिए x बराबर, अच्छा ये भाग में है, x के साथ ये किस संबंध में है, भाग में है 100, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। देखिए बीजगणित का नियम है पक्षांतरण का कि जो LHS में यदि भाग में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये चूंकि गुना में है x के साथ संबंध में तो ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 होता है। अब 25 से 4500 को गुना कीजिए तो 25 पंचे 125, 12, 25 चौका 100, 112, यानी कि 1,12,500 रुपया का उसने क्या किया था, सामान बेचा था। क्लियर है, उसने कितने का सामान बेचा था, 1,12,500 रुपये का। ठीक है, ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है कि रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपया अंकित मूल्य की दवाई खरीदी। ठीक है, उस पर 12 रुपये 50 पैसे उसने अलग से टैक्स दिया। कितना दिया, अलग से कर दिया, कर माने यही कर होता है टैक्स का ही हिंदी। ठीक है, ये दवा खरीदा रजिया ने कितने का, 625 रुपये का, और अलग से उसको टैक्स देना पड़ा 12 रुपया 50 पैसा। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर क्या थी, तो ये 12 रुपया 50 पैसा जो है कितना परसेंट पड़ा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यदि नहीं है तो फिर आप उतार लेंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो को पॉज कर देंगे और आप उसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, दवा का अंकित मूल्य बराबर 625 रुपया, टैक्स कितना देना पड़ा, 12 रुपया 50 पैसा। 12 रुपया 50 पैसा को 12.50 रुपया लिख सकते हैं। तो टैक्स की दर बराबर, यानी कि 12 रुपया 50 पैसा लगा है कितने में, ठीक है 625 में। तो इसको क्या करेंगे 100 से गुना करके, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, परसेंट लिख देंगे। ठीक है, देखिए खाली यदि 100 से गुना करते हैं तो परसेंट भी लिखना होगा, यदि नहीं तो 100/100 से आपको करना होगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, इसको यदि डेसिमल को कैंसिल करते हैं तो बटा में 100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 100, इसके बदले में 1 लिखते हैं, और इसके बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो यहाँ पर 2 शून्य। अच्छा, ये 100 से 100 खत्म हो गया। ठीक है, और 625 दूनी 1250 होता है, यानी कि आंसर कितना हो गया 2 और परसेंट, यानी कि 2%, यानी कि जो उसने 12 रुपया 50 पैसा टैक्स अदा किया था वो एक्चुअली कितना था अंकित मूल्य का, 2% था, यानी कि टैक्स की दर 2% थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आपका एक तरह से ब्याज इंटरेस्ट शुरू होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले जानेंगे। आइए सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू करने से पहले ब्याज की अवधारणा को देखते हैं कि ब्याज होता क्या है। ठीक है, देखिए चूँकि पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर देना चाहते हैं, रिवाइज कर देते हैं कि पूरा जो सिस्टम है पैसे का वो लेन देन पे होता है। आप अपने गांव में भी देखते होंगे कि आपको जब भी ज़रूरत होती है आपके पिताजी को ज़्यादा पैसे की और उनके पास नहीं होता है तो वो पैसा दूसरों से लेते हैं। ठीक है, दूसरों से लेने का 2 तरीका हो सकता है।
एक तो हो सकता है कि उधार ले लिए, उधार करने का मतलब क्या, पैंचा, पैंचा ले लिए कि हम भाई आज ले रहे हैं, 1 महीना बाद, 1 महीना के अंदर आपको हम पैसा दे देंगे। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं आप दे दीजिएगा, यानी कि ये हुआ लेने वाला, पैसा लेने वाला, ठीक है, और दूसरा जो हुआ वो देने वाला, ठीक है। अच्छा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी वैसा ही हो, ठीक है, कि नहीं भाई कोई बात नहीं ले जाइए, पैसा ले जाइए, आप हमको दे दीजिएगा। कुछ कहता है कि नहीं भाई हम आपको पैसा तो देंगे लेकिन उस पर कुछ एक निश्चित राशि बढ़ा कर लेंगे, निश्चित राशि बढ़ा कर लेंगे, यानी कि पैसा का पैसा हम नहीं लेंगे, हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं सूद सिस्टम, यानी कि सूद पर वो दिया पैसा, गांव घर में उसको क्या कहते हैं, सूद पर लेना, ठीक है। उसी को मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं ब्याज, सूद को ही क्या कहते हैं हम, ब्याज कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, कि इंटरेस्ट पर लेना, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट क्या होता है कि सपोज कीजिए कि लेने वाले ने 500 रुपया लिया, ठीक है, अब कहा कि ठीक है 500 रुपया तो आपको हम दे रहे हैं, लेकिन हम 5 रुपये सैकड़ा लेंगे, क्या लेंगे, 5 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा, गाँव घर में ऐसे ही बोलते हैं कि 5 रुपये सैकड़ा हम लेंगे ब्याज। 5 रुपये सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब ही वहाँ हो गया क्या, 5%। जब इसको गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे, 5% लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब लेने वाले ने क्या किया कि 5 महीने बाद वो उनको देने गया, यानी कि समय कितना हो गया इनका, 5 माह बाद। चूँकि गांव घर में मासिक ब्याज चलता है, गांव घर में क्या चलता है, मासिक ब्याज, महीना पर जोड़ा जाता है ब्याज, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कितना पैसा अब इनको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो राशि, अब 2-3 टर्म समझ लीजिए कि जो राशि हम सूद पर लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, ठीक है। इसी को पी से भी सूचित किया जाता है, ठीक है, प्रीमियम। और अच्छा, तो यहाँ मूलधन क्या हो गया, 500 रुपया, क्या हो गया, 500 रुपया, यानी कि जो राशि हम किसी से उधार सूद पर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 500 रुपया। दर यानी कि रेट, आर से सूचित करते हैं इसको। ये जो दर है यानी कि कैसे सैकड़ा लिया, 100 रुपया में क्या रुपया लेगा, 5 रुपया, यानी कि इसी को क्या कहते हैं, दर कहते हैं गणितीय भाषा में। और समय, समय यानी कि टाइम, टाइम क्या हो गया आपको यहाँ पर, 5 माह हो गया। और ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, मासिक, क्योंकि गांव घर में क्या होता है, मासिक। वैसे जब हम किताब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये मासिक किताब में नहीं चलता है, किताब में अर्धवार्षिक, वार्षिक, तिमाही, ठीक है, मासिक नहीं चलता है, बहुत कम, तो इस पर आएंगे। तो अब सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला की तरफ नहीं जाते हुए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 5% का मतलब है 5 रुपये सैकड़ा, यानी कि 100 रुपया में 1 महीना का ब्याज कितना था, 5 रुपया। 100 रुपया में 1 महीना का ब्याज कितना था, 5 रुपया। तो 500 रुपया में 1 महीना का ब्याज क्या होगा, 25 रुपया। देखिए 5 रुपये सैकड़ा का मतलब है कि यदि 100 रुपया उधार कोई लिया होता तो उसको क्या रुपया देना पड़ता, 5 रुपया। देखिए 100 रुपया लिया तो 1 महीना में कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया, ठीक है। तो 500 रुपया लिया तो कितना देना पड़ेगा, 5 पचे 25 रुपया। 25 रुपया क्या, प्रति माह, प्रति माह, यानी 1 महीने का ब्याज कितना हुआ, 25 रुपया। तो 5 महीने का ब्याज कितना होगा, 5 माह का ब्याज क्या होगा, 25 गुने 5, यानी कि 125 रुपया, यानी कि इसका ब्याज क्या हो गया, 125 रुपया। लेकिन इस ब्याज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हम समझाएंगे थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर है। अब देखिए, लेकिन इस तरीके से हमको नहीं बनाना है, इसी के लिए एक ब्याज का फार्मूला आ गया। क्या आ गया कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अंग्रेजी में इसको P गुने
आर गुने टी चाहे टी गुने आर कुछ लिखिए, ठीक है, बटे 100 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना था हमारा, यहाँ देखिए 500 रुपया, तो 500, समय कितना था 5 माह, तो 5 लिख देंगे, चूँकि मासिक ही ब्याज है इसलिए 5 ही लिख देंगे। दर कितना था 5%, बटे कितना 100। अच्छा ये 100 क्यों होता है, वही दर 5% को 5/100 लिखा जाता है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देखिए 5 पचे 25, 25 पंचे 125, देखिए कैसे भी निकाले तो आपको 125 रुपया ही आया। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग सिस्टम में मासिक ब्याज न के बराबर कैलकुलेट होता है, मासिक ब्याज उसमें कैलकुलेट नहीं होता है, उसमें कम से कम तिमाही, छमाही या वार्षिक ब्याज कैलकुलेट होता है, ज़्यादातर वार्षिक ब्याज, ठीक है, ईयरली इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये तो हुआ साधारण ब्याज। क्या हुआ, ये साधारण ब्याज। अब हम समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब हम पैसा लेते हैं तो जितना लेते हैं उसको मूलधन कहते हैं, जितना रुपए सैकड़ा लेते हैं उसको दर कहते हैं, किस रेट से वो हमको ब्याज जोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई 2% पर ही देता है, कोई 5%, कोई 10% भी ले लेता है, ठीक है, और कितने समय के लिए वो दिया या हमने उसके पैसे को कितने समय के लिए रखा, तो वो माह में हो सकता है, वर्ष में हो सकता है, और चूंकि बैंकिंग सिस्टम में वार्षिक होता है तो वो वार्षिक, वो हम बाद में बताएंगे। आइए अब चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को देखते हैं और बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए बैंक क्या कहता है कि आपको हम सालाना ब्याज लें। मान के चलिए बैंक ने आपको लोन दिया, मूलधन यानी कि आपका जो लोन है वो है 10,000 रुपया का, आपने 2 वर्ष के लिए लिया है, और दर जो है आपका 5 सालाना जो है वो 10%, कितना सालाना कितना है 10%, साल का, ये वार्षिक ब्याज है। अब हम चूंकि बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वार्षिक ब्याज यानी कि साल में जोड़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बैंक का जो सिस्टम चलता है कि आपने साल भर का यदि पैसा ये हुआ और नहीं दिया उसका ब्याज साल भर के बाद, तो वो क्या होगा, ब्याज उस पर जो ब्याज बनेगा वो मूलधन में जुड़ जाएगा। जैसे अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे कितना 100। साधारण ब्याज पहले निकाल लीजिए, मूलधन कितना 10,000 रुपया, समय कितना 2 वर्ष, लेकिन अभी तो हम 1 वर्ष का निकाल रहा है इसलिए 1 लिखेंगे, दर कितना 10 बटे 100, 1,000 रुपया। देखिए 1 साल के बाद ब्याज कितना हो गया 1,000 रुपया, लेकिन हमने लिया कितने के लिए है 2 वर्ष के लिए। अब बैंक क्या करेगी कि अब जो आपका 1 साल के लिए तो ठीक है, देखिए 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है, यदि वार्षिक ब्याज संयोजित हो तो 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है। लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा कि अब नया मूलधन हो जाएगा, आपने पैसा नहीं दिया ये ब्याज, तो क्या हो जाएगा नया मूलधन हो जाएगा 10,000 जोड़ 1,000। बैंक क्या करेगी कि इसी मूलधन में इस ब्याज को जोड़ के अब नया मूलधन बना देगा 11,000 रुपया। अब कितने का आपको ब्याज चलेगा 11,000 रुपया का चलेगा। फिर से आप समझिए, अब नया जो ब्याज चलेगा वो किसका 10,000 का नहीं चलेगा, इसीलिए कहा जाता है घनचक्कर ब्याज है। इसके चक्कर में जो पड़ा वो बस वो त्राहिमाम करेगा, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में पड़ना बहुत ही खतरनाक होता है, ये चक्रव्यूह है, इसमें फंस जाते हैं लोग। तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ख़राब होता है, इसको जल्दी से चुका देने में ही हमें भलाई होती है, ठीक है। अब जो ब्याज चलेगा वो न कि 10,000 बल्कि 11,000 पर चलेगा। बैंक क्या करती है कि 1 साल के बाद ब्याज को किस में जोड़ देती है,
मूलधन में जोड़ देती है और नया मूलधन क्रिएट कर देती है। अब यानी कि 11,000 पे चला। अगर ये सोचिए कि 5 साल रहा होता तो फिर ये 11,000 का ब्याज चलता, फिर तीसरे साल जो ब्याज आता उसको फिर 11,000 में जोड़ देता वो। इस तरह से करके आपका मूलधन बढ़ता जाता है, और जब मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, अब दूसरे वर्ष का देखिए ब्याज। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ही देख लीजिए, साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष का 11,000 गुने समय भी तो 1 वर्ष, फिर चूंकि 1 साल का निकालेंगे, चूंकि 1 साल का तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, और दर फिर कितना है 10% बटे 100। अब क्या हो गया 1100 रुपया हो गया, यानी कि कुल ब्याज कितना हो गया आपको, कुल ब्याज बराबर 1000 जोड़ 1100, 2100 रुपया हो गया। कितना हो गया 21। देखिए 1000 पहला साल का और 1100 दूसरा साल का। क्यों 1100 हो गया, दूसरा साल कैसे बढ़ गया, जबकि पैसा तो हमने 10,000 लिया था। उसने क्या किया बैंक ने कि इस 10,000 में 1000 जो हमारा ब्याज हुआ था साल भर का, उसको जोड़ के नया मूलधन बना दिया। तो हमारा तो इस कंडीशन में हमारा ये जो कहलाएगा कि ब्याज का ब्याज फिर देना पड़ा, यानी कि इस ब्याज का भी हमको ब्याज देना पड़ा, तो वो क्या कहलाएगा हमको, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्लियर है। देखिए इसको थोड़ा सा और गांव के लैंग्वेज में समझाते हैं। अगर कोई आदमी आपसे पैसा लेता है और कहता है कि हम आपको एक बार में साल भर पर देंगे पैसा, उससे अच्छा है कि उसको कहिए कि उसी इंटरेस्ट रेट से आप महीने महीने हमको दे दिया कीजिए इंटरेस्ट। इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा कि आपको ब्याज मिल जाएगा, जो पैसा मिला आप उसको फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज देने वाले के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेने वाले के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए कि यदि इसी में ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होके 2 वर्ष का साधारण ब्याज ही होता, तब कितना ब्याज निकलता। देखिए यहाँ ब्याज बराबर मूलधन कितना है 10,000 गुने 2 वर्ष का डायरेक्ट निकालेंगे, चूँकि साधारण ब्याज 2 वर्ष का डायरेक्ट निकालेंगे, गुने 10 बटे 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 100 दूनी 200, 200 दाएँ 2000। देखिए यदि खाली ब्याज लगता साधारण ब्याज तो 2,000 रुपया होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के कारण कितना हमको लग गया 2100 रुपया लग गया। कितना लग गया 2100 रुपया। इसीलिए हम कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाले के लिए बहुत खतरनाक होता है, देने वाले के लिए बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देने की चीज़ नहीं है, लेने की चीज़ है। ओके, तो आप उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज का फिर ब्याज आना, और ये खास कर बैंकिंग और जितना फिनेंशियल सिस्टम है उस सब में क्या लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। अब हम इसके फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे, ये निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से। अब देखिए क्वेश्चन 4 नंबर कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। वही बात कह रहे हैं कि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है, यानी कि ब्याज कैसे होता है, सालाना ब्याज लग रहा है। पहला कहता है क्वेश्चन अ का कि 7500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या गणना करना है, मिश्रधन का। अच्छा ये मिश्रधन क्या होता है, थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिए कि जो राशि हम लेते हैं उधार उसको मूलधन कहते हैं, जितने समय के लिए लेते हैं उसको समय कहते हैं, जिस दर से लेते हैं जैसे सैकड़ा लेते हैं, जैसे 5 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, उसको दर कहते हैं। अच्छा जो हम लौटाने गए, जैसे कि मूलधन यदि 500 रुपया है, समय 5 महीना है और दर 5% है, तो ब्याज कुछ निकलेगा, ब्याज निकलेगा ना जी। 5 × 5 = 25, 125 रुपया ब्याज हुआ। 125 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया साधारण ब्याज में। तो क्या हम 125 रुपया उसको दे आएंगे, नहीं, 500 रुपया मूलधन भी तो देंगे, यानी 500 जोड़ कितना 125 रुपया उसको लौटाने जाएंगे हम, कितना 625 रुपया उस आदमी को हम। तो यही ए कहलाता है, यानी अमाउंट, यानी इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन क्या है कि वह मूलधन राशि जो ब्याज, जब मूलधन और ब्याज दोनों साथ जोड़ के किसी व्यक्ति को चुकाया जाता है तो वह राशि क्या कहलाती है, मिश्रधन। मिश्रधन माने कुल अमाउंट, ब्याज सहित मूलधन यानी मूल प्लस सूद दोनों मिला के जो राशि हम किसी जिससे उधार लिए होते हैं उसको लौटाते हैं तो वह क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में
कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फार्मूला जो होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैसे हम डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं लाना चाहते, लेकिन चलिए ए बराबर, ए कहते हैं मिश्र धन को, किसको कहते हैं? मिश्र धन को। ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल T। ये होता है किसका? मिश्र धन का फार्मूला। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटे 100 का होल पावर क्या? समय। यही क्या होता है आपका? मिश्र धन का फार्मूला होता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि अच्छा ये देखिए, मिश्र धन में से यदि मूलधन को घटा देंगे, जैसे यहाँ क्या था मूलधन 500, तो क्या निकल जाएगा? फिर ब्याज निकल जाएगा। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उसको CI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI देखिए शॉर्टकट में CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, सेम फार्मूला होता है, खाली इसमें से P को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। P यानी कि मूलधन, P यानी कि मूलधन, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटे 100 का पावर समय माइनस क्या? मूलधन। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसी दो फार्मूले पर आपको सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यानी कि याद रखिएगा, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल पावर T, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर खाली यही फार्मूला में खाली P को घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ब्याज बराबर तो यही ना होगा कि मिश्र धन माइनस मूलधन, घटेगा तो ब्याज ना निकलेगा। देखिए मिश्र धन माइनस मूलधन घट गया तो क्या निकल गया? ब्याज निकल गया। तो ब्याज में क्या करते हैं? खाली मूलधन को घटा देते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे? तो इसको अच्छा, इसमें कौन कौन टर्म है? ए बराबर मिश्र धन है, P बराबर मूलधन है, R बराबर दर है, T बराबर समय है, CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इतना आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, फिर आगे पढ़ाने में थोड़ा आनंद आएगा। तो इतना आप इसको नोट डाउन करो, इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T माइनस P। सिर्फ ब्याज वाले में क्या करें? यदि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, यदि मिश्र धन पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। जैसे कि चौथा नंबर प्रश्न जो है आपका, उसमें क्या पूछ रहा है? मिश्र धन। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। चौथा नंबर का जो अ है उसमें कह रहा है कि मूलधन बराबर 7500 रुपया, समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 6%। गुड, कोई दिक्कत नहीं। और ब्याज जो है वार्षिक है। क्या है? वार्षिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहता है निकालने के लिए? मिश्र धन कहता है निकालने के लिए। तो मिश्र धन ए होता है ना, तो ए बराबर क्या होता है? एक बार फार्मूला लिख भी लीजिए, 2-3 बार लिखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल पावर T। ए तो निकालना ही है, इसी को मिश्र धन कहते हैं। P कितना है? 7500। 1 प्लस R कितना है? R दर को कहते हैं, यानी कि 6 बटे 100 होल पावर T यानी कि 2 पावर। ठीक है, अब देखिए 7500, इसको काट सकते हैं आप। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। देखिए 50 एकम 50 और 3 53 बटे 50। देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। यदि ऊपर 1 है तो 1 जुड़ता, 3 है तो 3 जुड़ेगा। 50 एकम 50 और 3 53 बटे 50 का होल स्क्वायर। वैसे भी अगर समझने में दिक्कत हो रही है इसको तो देख लीजिए, 1 जोड़ 3 बटा 50, इसका मतलब ही होता है 1.3 बटा 50। दोनों का मान देखिएगा बराबर ही आएगा। क्लियर? अगर नहीं विश्वास हो तो देख लीजिए, फिर से और देख लीजिए। यहाँ 1 जोड़ 3 बटा 50 का यदि हम भिन्न का जोड़ करें तो 1/50 का LCM कितना होगा? 50 होगा। 1 से 50 में भाग करेंगे तो 50, तो 50 से कम 50 जोड़ 3 53 बटे 50
और वही हम कहे ना कि 50 से कम 50 और 3 53/50। तो 1 जोड़ 3/50 हो चाहे 1.3/50 हो, दोनों का मान क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 50 से कम 50 और 3 53/50 का पावर 2। अच्छा, पावर 2 का क्या मतलब है कि इसको 2 बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको कितनी बार लिखेंगे, अरे स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उस चीज़ को 2 बार लिखना। क्लियर है, तो हमने 2 बार इसको क्या किया, लिख लिया। याद रखिए, अगर 3 पावर होता तो इसको 53/50 को 3 बार लिखते। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 5 से 15 × 5 = 75, 5 × 3 = 15। तो अब क्या बच गया आपको, 3 × 53 × 53। ठीक है, तो 53 × 53 कर लीजिए, उसको 3 से गुना कर दीजिए। 53 का स्क्वायर होता है 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 2 × 30, 5 × 5 = 25, 3 = 28, फिर 9 × 3 = 27 के साथ हासिल 2, 8 × 3 = 24, 8427। यानी कि यही आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। यानी कि कोई आदमी यदि 7500 रुपया लिया है कर्जा और 2 वर्ष के लिए यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है 6% की दर से, तो उसको कितना पैसा चुकाना होगा उस आदमी को, 8427 रुपया टोटल, यानी मूलधन लगा के। चूँकि मिश्र धन का मतलब ही होता है मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, ब्याज मिला के होगा। ठीक है, और यदि इसमें से कह देता कि हमको ब्याज निकालना है खाली, इसमें से घटाया थे कितना 7500, यानी कि 927 रुपये क्या होता है, ब्याज होता है। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा स्लो करके इसको 1 बार 2 बार वीडियो को 3 बार देखेंगे ध्यान से। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है 25,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। क्वेश्चन सेम है, मिश्रधन ही ज्ञात करना है, यानी कि अमाउंट ज्ञात करना है। तो फिर वही बात है कि जो दिया है सो पहले लिख लेंगे। दिया है कि मूलधन बराबर, सॉरी आप अंग्रेजी में लिख लीजिए, P बराबर कितना है, 25,000 रुपया। 25,000 रुपया की बराबर समय कितना है, 2 वर्ष, और R बराबर 8% है। कितना, 8%। सॉरी यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है, सॉरी 3 वर्ष के लिए। क्लियर, फिर A ही निकालना है, तो A बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 का होल पावर T। P कितना है 25,000, 1 + R कितना है 8%, 8/100 लिख देंगे इसको। T कितना है 3 वर्ष, पावर में 3 लिख देंगे। 25,000 8 से 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 × 25 = 100, 25 × 100 होता है ना, 4 दूनी 8। देखिए 25 से कम 25 और 2 कितना 27, 27/25 का पावर कितना 3। चलिए 25,000 गुने 27/25 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार गुना में लिखेंगे, क्योंकि पावर कितना है 3। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, काटेंगे ही, काट क्या सकते हैं, काट भी, इससे काटेंगे तो 1000 बार में 25,000 कटेगा, 25 से 25,000, फिर 25 × 4 = 140 बार में कटेगा, फिर क्या कटेगा 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, कोई बात नहीं है। 8 × 27 × 27 × 27 बटे कितना 5। ठीक है, इसको गुना आप करेंगे, आप इसको गुना कर लेंगे, हमने गुना कर रखा है उधर। तो ये होता है 1,57,464 बटे 5। अब इसको भाग करेंगे यदि, तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 2 × 4 = 5 × 20, 4 × 6 = 5 × 9 = 45, 1 × 4 = 5 × 10, 5 × 8 = 40। इतना रुपया क्या हो गया आपका, यानी 31,492 रुपया 80 पैसा क्या हो गया, इसका मिश्रधन हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और देख लेंगे ध्यान से। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें था मिश्रधन निकालना और इसमें है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो बस कुछ नहीं, सेम मिश्रधन वाला फार्मूला लगाएंगे और उसमें से P को क्या करेंगे, यानी मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से।
ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ठीक है, मूलधन बराबर 6,000 रुपया, समय बराबर 3 वर्ष और दर बराबर 10%। अच्छा, ये वार्षिक ब्याज ही है इसलिए, और हाँ वार्षिक के अलावा कुछ होगा तो हम लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए निकालना क्या है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 का पावर T। जी ये तो A में भी होता है मिश्र, लेकिन इसमें क्या होता है खाली P घट जाता है। तो चलिए पहले P लिखते हैं, कितना 6,000, 1 + R यानी कि दर 10/100 हो जाएगा, और T यानी कि 3 वर्ष, और माइनस P की जगह पर आप 6,000 लिख भी सकते हैं, लेकिन हम अभी 6,000 नहीं लिख के डायरेक्ट P लिखते हैं, लास्ट वाले लाइन में 6,000 घटा देंगे। 10 दहाई 100, ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं है तो 1 है। 10 एकम 10 आ 1 11, 10 एकम 10 आ 1 11 कितना 10 का पावर 3 माइनस P। इसको लिखते चलिए, 6,000 गुने 11/10 को कितनी बार लिखेंगे, जितना ये पावर है, किस में, गुना में, 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, और माइनस P अपना लिखते चलिएगा। ये तीनों क्या हो गया, कट गया। तो अब लिखिएगा 6 गुने 11 गुने 11 गुने 11 माइनस P। 11 का क्यूब यानी 11 का रहे कैसे हैं 1331, 6 गुने 1331 माइनस P। 6 एकम 6, 6 18 के 8, 13 6 78 आए 79 माइनस P। अब P का मान रख दीजिए डायरेक्ट, क्या है P का मान 6,000, तो 6,000। अब देखिए ब्याज हो गया 6 1 7,1986, यही क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये आपका मिश्रधन हुआ, इतना राशि वो लौटाता, लेकिन ब्याज पूछा तो मूलधन घटा देंगे तो इतना क्या हो जाएगा, ब्याज बच जाएगा, यानी कि 6,000 रुपया पर इतना ब्याज दिया वो, और पूछा है कितना राशि लौटाया तो इतना राशि लौटाया था। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है आपका 5 का ब जो है आप खुद से सॉल्व करेंगे। 5 का जो ब है आप खुद से होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे, और आप आंसर बताएंगे कि उसका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना हुआ। उम्मीद है कि आप लोग जवाब देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग जवाब लिखिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। क्या पता मैथ्स में आपकी रुचि ना हो, लेकिन बनाते बनाते जब सॉल्व होने लगेगा तो आपको मज़ा आने लगेगा, फिर आपकी रुचि बन जाएगी। और मैथ्स जो है वो जीवन का हिस्सा है, हर क्षण हर पल हम मैथ्स का यूज करते हैं, चाहे वो आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप मैथ्स का यूज करते ही हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को मानेंगे। तो 5 का ब हो गया। अब 6 से लेके 11 तक जो भी प्रश्न है वो हम पार्ट 2 जो वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो के पार्ट 2 में जो 8.3 का पार्ट 2 है उसमें हम बाकी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।